हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब तक 3 वीडियो हमने बना दिए हैं और इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स जो चैप्टर 1 है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इतना ख़त्म करने से ही सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि मेन लड़ाई तो अभी बाकी है। तैयारी आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक फील्ड में नहीं आओगे तब तक तैयारी का पता नहीं चलता है। मतलब ये है कि हमें अब क्वेश्चन करने हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ही फाइनली आपको फेस करना है नीट एग्ज़ाम में। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो इसीलिए अब हम, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन 15, 20, 30, 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि थोड़ा सा अलग होंगे, थोड़ा हट के होंगे, थोड़ा सा ट्विस्टेड होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं पिकअप करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है बेटा कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। क्वेश्चन लाइन से दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और उसके बाद जो है आंसर देखिएगा। आंसर मैं लास्ट में आपको दे दूंगा। तो ये जो टिक मारे हुए क्वेश्चंस हैं जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, जो बिना टिक वाले हैं ये मैं मान के चलता हूँ कि उनको आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि क्वेश्चन स्टार्ट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार आंख बंद करके जितना मैंने चार्ज स्टार्टिंग से लेकर, चार्ज से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितनी भी चीज़ें बताए हैं वो आंख बंद करके आप मन में समराइज कर लीजिए। सारे फार्मूले अपने मन में रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद ये लगाना स्टार्ट करिए, तब आपको लगाने में मज़ा आएगा। ओके बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, आपको क्या है कि आपके लिए बेस्ट है कि पेन और पेपर लेकर बैठिए, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। ठीक है, मुझे मेरे स्पीड से मत चलिए, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद सॉल्व करिए। और जो जो टिक वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करूँगा, उसको भी आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद वीडियो को फॉरवर्ड करके फिर आगे देखिए कि मैं उसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ओके बेटा, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अब एक एक क्वेश्चन पिकअप करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए शुरू में 1, 2, 3 ये क्वेश्चंस को मैं नहीं ले रहा हूँ, सीधे मैं 4th नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, 4th नंबर का क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को दिख भी रहा होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूर। इन ए रीजन ऑफ स्पेस हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, a hemispherical ball of radius r is placed. The electric flux phi through the ball. बेटा इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। देखो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि पहले आप कोशिश करिए, उसके बाद मेरा सलूशन देखिए। अब हेमिस्फेरिकल बाउल है ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये पूरा अगर स्फेयर होता तो इसका सरफेस एरिया क्या होता, 4πr² होता। कंप्लीट होता तो सरफेस एरिया या ए, हाफ है तो सरफेस एरिया क्या हो गया, हाफ 4πr²। तो एरिया ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। और तो ई दिया है, ए दिया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, ई डॉट 2 से 2 यहाँ पे कट गया तो क्या हो गया, 2πr²। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, ई डॉट 2πr²। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया, ये। ओके, कौन सा हो गया बेटा,
ओके, कहाँ चला गया भाई? तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया इसका। ओके, 2πr²। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन क्या है? देखो, a cylinder of radius r is placed in a uniform electric field E parallel to the axis of cylinder. The total flux over the curved surface of the cylinder. कहाँ रखा है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो सिलेंडर है उसको कैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। मतलब ये है बेटा कि ये सिलेंडर अगर है ऐसे, सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है और एक्सिस का, सिलेंडर का एक्सिस भी ऐसे है, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, तो इसमें से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का एक्सिस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ऐसे है, ठीक। तो कर्व सरफेस सिलेंडर का क्या हुआ? ये हुआ, ये कर्व सरफेस हुआ, ठीक है। ये सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ हुआ, इसका भी एरिया वेक्टर इधर की तरफ हुआ, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पे थीटा 0 है, तो ई डॉट ए अगर करोगे तो ई ए हो जाएगा इधर का। लेकिन जो ये कर्व वाला एरिया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा परपेंडिकुलरली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में जो यहाँ पे एंगल है वो हो जाएगा 90, और ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस 90, ई ए कॉस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ें। बाकी ये सब 6, 7, 8 ये सब मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। 9th वाले क्वेश्चन में आते हैं। 9th वाला क्या कह रहा है? 9th वाला कह रहा है द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट आउटर सरफेस बिकॉज। किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो वो आउटर सरफेस पे आके रुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? आउटर सरफेस पे आके रुक जाता है, तो बेटा आउटर सरफेस पे आके इसलिए रुक जाता है क्योंकि अब सपोज दैट ये कंडक्टर ऐसे है, चार्ज यहाँ पे रखे, यहाँ पे ऐसे 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 प्लस चार्ज रखे, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये चार्ज ज़्यादा रुके रहेंगे कि इधर बाहर 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 आके हो जाते हैं तब रुकेंगे? यार सब पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जितने पास पास में हैं उतना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, फोर्स, और जहाँ दूर दूर हैं तो उतना कम होगा, मोर फोर्स, यहाँ लेस फोर्स, ठीक है, लेस फोर्स। तो लेस फोर्स जहाँ होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा जितना दूर दूर होंगे। और स्टेबल जब कोई भी चीज़ होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, कोई भी चीज़ स्टेबल होती है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे क्या होनी चाहिए? मिनिमल होनी चाहिए। आपको छत पे खड़ा कर दिया जाए या रस्सी से बांध के ऊपर लटका दिया जाए और बोले आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम है कि ज़्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़्यादा हो गई। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा का मतलब आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, यानी छोड़ेंगे तो आप नीचे गिर जाओगे। तो इसका मतलब है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी बताता है। तो आंसर क्या हो गया? मिनिमल पोटेंशियल एनर्जी। ओके बेटा, मिनिमल पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। 10th देखो बेटा, क्या गया, हाँ, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉलोइंग कूलॉम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्स दैट। अब इसमें से कह रहा है कि कूलॉम्स लॉ को कौन स्टेटमेंट रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट फॉलोइंग कूलॉम्स है, बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम टू इट्स न्यूक्लियस। ये तो सही लग रहा है, एटम और न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव, तो इन्हीं को तो बाइंड करता है ये। दूसरा बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ, इससे तो कोई बाइंड्स एटम टुगेदर इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स जो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको भी बाइंड करता है। बाइंड्स एटम मॉलिक्यूल टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड्स। तो इसका ये है कि बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये गलत है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले बल को कूलॉम्स लॉ जस्टिफाई करता है, ना कि एक न्यूट्रल हो और एक पॉजिटिव हो। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, एन इन्फिनाइट 11th क्वेश्चन, ये इन्फिनाइट पैरेलल प्लेट शीट मेटल इज चार्ज टू a density sigma coulomb per square meter in a medium of dielectric constant K. The intensity of electric field near the metallic surface. यार चार्ज शीट की वजह से आपको, चार्ज शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इधर ये एयर का हो गया, एयर का हो गया, कोई मीडियम होता तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देते, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन उस मीडियम का होता, तो एप्सिलॉन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है बेटा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो 2 है ही पहले से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वहाँ पे कोई मीडियम होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 2 एप्सिलॉन करते, ठीक है। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और के। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, जिसमें के हो और ये सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 वाला, two conducting sphere of radii are charged to the surface same surface charge density, the ratio of electric fields near their surface. दो स्फेयर्स हैं R1 और R2, इक्वल चार्ज डेंसिटी, देखो एक है R1 और एक है R2। दोनों को ऐसा चार्ज किया कि दोनों की चार्ज डेंसिटी इक्वल है। ठीक है, चार्ज टू द सेम चार्ज डेंसिटी, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स नियर देयर सरफेस। अब जाहिर सी बात है बेटा, अब जैसे इस पे अगर Q देखें, इस पे Q देखें Q1, तो क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी क्या है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर, जो उसका वो है। तो Q बराबर ये सिग्मा, तो Q1 बराबर अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर। इसी तरह Q2 बराबर करेंगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1/R1²। इसी तरह E2 बराबर करें तो 1/4πε0 Q2/R2²। ठीक, अब यहाँ से हम E1/E2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, Q1/Q2 इंटू R2²/R1²। ठीक, अब यहाँ से अगर डिवाइड करें तो Q1/Q2 की जगह पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 4π ये सब कट जाएगा। ठीक, R1²/R2²। तो Q1/Q2 की जगह पर R1²/R2² लिख दो तो क्या हो जाएगा, E1/E2 इज इक्वल टू R1²/R2², और यहाँ पे इंटू R2²/R1²। तो R1² से R1 गया, R2 से R2, तो ऊपर भी एक आया, नीचे भी एक आया। तो E1 E2 का रेशियो क्या हो गया, 1:1, 1:1। समझ गया बेटा। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, डी। आंसर क्या हो गया, डी। समझ गया बेटा, डी। चलो नेक्स्ट। A charge Q is placed at the center of the open end of the cylindrical vessel. ठीक, charge Q placed at open end cylindrical vessel. The flux find electric। अब कह रहा है ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल है, ओपन है। ठीक है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल। तो ये मतलब कोई इनक्लोज्ड नहीं है। ठीक है, कोई इनक्लोज्ड सरफेस नहीं है, ये ओपन में रखा हुआ है, किसी भी तरह से क्लोज नहीं है। ठीक है बेटा, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आप बोलते कि फ्लक्स अगर, अब देखिए अगर यहाँ पे चार्ज के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता तो हम ऐसे वो करते कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है और इधर का एरिया वेक्टर भी ये है, तो इसको, लेकिन ये एक मतलब एक कोई शीट नहीं है कि जो एरिया बना रहा हो। ठीक है, एक ओपन सिलेंडर है, तो यहाँ पे कोई इनक्लोज, अगर ये क्लोज्ड होता, सिलेंडर के अंदर होता, सिलेंडर के अंदर होता ये क्यू चार्ज, तब यहाँ पे आपका फ्लक्स होता। ठीक है, लेकिन ये क्लोज्ड है तो फ्लक्स नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। टू थिन infinite parallel sheets have uniform surface charge density plus sigma minus sigma, electric field in the space between two sheets। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके बता देना चाहता हूँ। दो शीट्स हैं, इनफिनाइट शीट्स, ठीक, इस तरह से। तो हमें पता है अगर एक शीट खाली ऐसे हो कहीं पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/ क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पे सिग्मा प्लस है, एक पे माइनस है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा। ठीक, अब बेटा हमें 3 पॉइंट अगर हम देखें, एक पॉइंट मान लो ए हो गया, ए, एक पॉइंट ये बी हो गया, एक पॉइंट ये सी हो गया। इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब डायरेक्शन के हिसाब से हमको खाली चलना है। अब जैसे कोई बोले पॉइंट ए पे, पॉइंट
K पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यार ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉइंट A पर अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये दूर की तरफ लगाएगा, दूर की तरफ। तो A पे क्या हो गया, A पे डायरेक्शन ऐसे और ऐसे। इसी तरह पॉइंट B पे क्या होगा, बीच में। तो ये है तो इधर की तरफ लगाएगा, और ये है प्लस है तो प्लस तो दूर की तरफ लगाता है। तो B पे क्या हो जाएगा, ऐसे और ऐसे। और C पॉइंट पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस है तो अपनी तरफ लगाएगा, ये प्लस ये वाला है तो दूर की तरफ। तो C पे भी क्या हो जाएगा, ऐसे और ऐसे। अब देखो, तो क्योंकि दोनों पे अपोजिट एंड इक्वल चार्ज डेंसिटी है, सेम चार्ज डेंसिटी है, ये प्लस में है माइनस में है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, खाली डायरेक्शन का चक्कर। तो इसमें इधर A पॉइंट पे देखें तो इधर क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। पॉइंट B पे देखें तो क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों मिलके क्या हो गए, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, फाइनली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। C पे भी इक्वल और अपोजिट है, इधर का इसको कट कर देगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक तरीका क्वेश्चन है कि ये एक को जो है इसको भी प्लस प्लस कर दे, इसको भी प्लस कर दे, तब क्या होगा ABC में। तो ठीक है, उसी हिसाब से डायरेक्शन देख लोगे। तब B पे जो है 0 हो जाएगा, B पॉइंट पे, और A और C पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, न समझ में आए तो फिर से वीडियो को इसको पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, ये हो गया ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ER curve for infinite linear charge distribution will be। अब बेटा इन्फिनाइट लीनियर चार्ज, अब यहाँ पे क्या है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इन्फिनाइट लीनियर चार्ज के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था राजा, क्या बताया है, 2KY बाय R। ठीक है, 2KY बाय R बोलें या ऐसे बोल दें, मतलब कोई भी फिनाइट लेंथ का है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, इन्फिनाइट लेंथ है तो सीधा 2K बाय R लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई भी लेंथ, फॉर एनी लेंथ फिनाइट या इन्फिनाइट है तब क्या लिखोगे, उसके लिए मैंने क्या बताया था, K लैम्डा बाय R इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक, ये फार्मूला था। इन्फिनाइट लेंथ अगर होता तो यहीं क्या हो जाता, 2K Y बाय R। तो ये R डिस्टेंस के साथ ये ग्राफ बताया है, तो ये 2K लैम्डा तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो फाइनली इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। इस तरह के ग्राफ को क्या बोलते हैं, हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला मतलब सीधी लाइन तो कभी हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन क्या हुआ, C, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला देखो। Two charges at a distance d apart, if copper plate of thickness d/2 is kept between them, the effective force will be। बेटा अब क्या है कि कोई भी चार्ज रखा है Q1 Q2, इसमें कोई भी अगर मेटल डाल दिए, मेटल डाल दिए, तो क्या होगा कि ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट। यानी कि
इसके आर पार इस इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जाने नहीं देगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फोर्स को नहीं लगने देगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स लगेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इन दोनों चार्ज को के बीच में ये आ गया तो ये परमिट नहीं, परमिटिविटी इन्फिनाइट कर दिया है। ये इन्फिनाइट कर दिया मतलब बिल्कुल परमिट नहीं करेगा किसी भी। और अगर फार्मूले के हिसाब से हम जाएं तो फार्मूले मैंने क्या बताया था आपको, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिए हो बेटा Q1 Q2 किसी भी मान लो T थिकनेस में रखे थे डाइलेक्ट्रिक, टोटल मान लो R है, तो उसके लिए फार्मूला मैंने क्या बोला था, एफ जो डैश लगेगा वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब सेम रहेगा, खाली वहाँ पे इफेक्टिव डिस्टेंस लिख देते थे Q1 Q2 बाई इफेक्टिव डिस्टेंस कैसे लिखते थे R माइनस टी प्लस टी रूट के। अब यहाँ पे बेटा रूट के अगर के इन्फिनाइट अगर इन्फिनाइट रखेंगे तो नीचे की वैल्यू अगर इन्फिनाइट होगी तो इन्फिनाइट का किसी भी संख्या में डिवाइड करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा। 1/∞ इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। When air is replaced by dielectric medium, force constant, minimum force attraction between two charges separated by a distance। यार उसमें k डाल दोगे तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/k, तो डिक्रीजेज बाई k टाइम्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। Particle of mass m and charge q placed at rest in a uniform electric field. The kinetic energy attained by the particle after distancing। अब देखो m मास है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, मास m है और चार्ज इस पर q है। मान लो यहाँ से y डिस्टेंस चला गया, अब यहाँ पे इसके वेलासिटी v है, तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, तो यहाँ पे फोर्स लगा इस पर क्या QE, डिस्टेंस कितना गया यहाँ से यहाँ y, तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हुआ QE, डिस्प्लेसमेंट है y, तो वर्क एनर्जी जब थ्योरम पढ़ाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, या आपको अगर याद होगा तो क्या होता है बेटा, वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलासिटी 0 था, फाइनल वेलासिटी ये है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हो गया, 12mv² माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन कितना हो गया QEY। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही तो हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QEY। ठीक, यही हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन क्या हो गया सी, ऑप्शन क्या हो गया सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, अब एक्सरसाइज 2 में दूसरा क्वेश्चन। चलो एक्सरसाइज 2 में दूसरा क्वेश्चन, द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, द मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन टू स्फीयर ऑफ एयर। यार स्फीयर का रेडियस दिया है
अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बताया है कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, तो यार फार्मूला ही है, तो E इज इक्वल टू मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर। चार्ज मैक्सिमम दिया है, उसका रेडियस दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, सॉरी रेडियस दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो यहाँ से चार्ज नहीं निकाल लोगे हैं, निकल जाएगा ना, तो यहाँ से चार्ज निकल जाएगा। और इसका आंसर जो है फर्स्ट है, ए है। ओके, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। चार्ज Q is distributed to different metallic sphere having radii r and 2r. Both spheres have equal surface charge and then the charge on large sphere. दो स्फीयर हैं, एक है R और एक 2r रेडियस का है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, क्या है, सेम, इसका भी सिग्मा उसका भी सेम। और टोटल चार्ज क्या था, Q है, Q है टोटल, जिसको कि दोनों पे इस तरह से रखा गया है एक सरफेस। अब मान लो इस पर क्या है, एक पर आया मान लो, इस पे मान लो Q1 है, इस पर Q2 है, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर Q1 बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह इसका Q2 लिखें, Q2 बराबर लिखें तो क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर की जगह पे 2r लिखेंगे, 2r का स्क्वायर, यही तो ये क्या आ गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4, ठीक। तो ये Q2 हो गया। तो यार यहाँ से अगर हम देखें तो Q1 बाई Q2 बराबर क्या हो गया, ये इससे डिवाइड करोगे तो ये सब कट जाएगा, 1/4 आएगा। तो यानी कि Q1 इज इक्वल टू, या Q2 इज इक्वल टू 4Q1, एक इक्वेशन ये बन गया। और चूंकि टोटल चार्ज Q है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो क्या हो गया, एक बता रहा है कि Q2 इज इक्वल टू 4Q1 और एक बता रहा है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो यहाँ पे Q2 की जगह पे ये लिख दो तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस 4Q1 बराबर Q, तो 5Q1 बराबर Q, तो Q1 बराबर Q बाई 5। हमें Q2 निकालना है, तो Q2 बराबर हमें पता है 4Q1 है, तो Q1 की जगह पे ये लिख दो तो क्या हो गया, 4Q बाई 5, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, क्या हो गया, 4Q बाई 5, तो ये हो गया आंसर, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बता रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस Q1 4 माइक्रोकूलम, ये 9 माइक्रोकूलम 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड देम ड्यू टू देम विल बी 0 ऑन लाइन जॉइनिंग एट डिस्टेंस। दो चार्ज हैं Q1 Q2, ये कितना है 4 माइक्रोकूलम और ये कितना है 9 माइक्रोकूलम। कितने दूरी पर रखे हैं, टोटल दूरी है 20। अब कह रहा है कोई एक पॉइंट बताइए
जो यहाँ से कितने डिस्टेंस, अब यहाँ से मान लो x डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा 20 माइनस एक्स। ठीक, 20 माइनस एक्स। तो उस पॉइंट पे बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो इस पॉइंट पे होने के लिए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखो, तो E1। अच्छा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से इधर रहेगा और इसकी वजह से इधर, मतलब अपोज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया KQ1/x²। ठीक, और दूसरे की वजह से क्या होगा KQ2/20 माइनस x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़ीरो हो तो इसका मतलब हो गया E1 प्लस E2 इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब एक का डायरेक्शन तो इधर होगा और एक का डायरेक्शन उल्टा होगा, तभी ज़ीरो होगा। तो ये है कि ये दोनों को ज़ीरो करो तो KQ1/x² प्लस KQ2/20 माइनस x² इज इक्वल टू ज़ीरो। तो K तो हट गया। Q1 कितना है 4 माइक्रोकूलम बटे x²। माइक्रो क्या लिखें, 4 बटे x² प्लस कितना वो दूसरा 9 बटे 20 माइनस x² इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे क्या? सॉल्व कर लोगे बेटा? तो 4/x² इज इक्वल टू माइनस 9/20 माइनस x का स्क्वायर। अब बेटा ये एक तरह से ये माइनस b का स्क्वायर, तो उसके हिसाब से कर दो तो क्या हो जाएगा। पहले तो ये ऐसे क्रॉस ऐसे प्रोडक्ट कर दो तो 4 इधर हो गया और अंदर 20 का क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस x² और माइनस 22 इंटू 20x -2ab होता है। ठीक, ये और इधर ये x² इक्वल टू 9x²। ठीक, तब देख लो इसको 4 को 4 को भी अंडर इसमें कर लो तो ये 400 इंटू 4। ठीक, प्लस 4x² प्लस सॉरी माइनस, इधर ये माइनस है, माइनस ये 20 20 40 और 40 4 चौक 16 160x इधर का हो गया और उधर का क्या हो गया -9x²। ठीक, तो उसको भी इक्वल के जो उस साइड में है उसको भी इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा ये 4x² और -9x। ठीक, तो क्या हो जाएगा इधर आके ऐड हो जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 9x और 4 क्या हो गया 13x² माइनस 160x और ये कितना था प्लस 160। 1600 सॉरी। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे ये कैसा इक्वेशन हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 बाइनॉमियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। ओके बेटा, तो इसका आंसर जो है
इसका आंसर आपको जो इसमें सॉल्व करोगे तो 8 आएगा। ठीक, यहाँ पे एक माइनस प्लस का देख लें कि E1 दोनों चार्ज पॉजिटिव ही हैं, तो E1 प्लस E2 बराबर 0 होना चाहिए। तो Q1 बाई आर एक्स स्क्वायर और Q2 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये उधर गया तो माइनस हो गया। अब इसको इसमें कर दें 4 एक्स स्क्वायर और उधर माइनस एक्स स्क्वायर। एक तरफ प्लस में है, एक तरफ माइनस में है, तो माइनस वाला भी इधर आएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक, यही सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा। ओके बेटा, ओके। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के लिए अब आप ये मत बोलिए कि ये सॉल्व नहीं होगा। ये क्लास 10 में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और नहीं कुछ पता है तो उसके लिए फार्मूले होते हैं। स्क्वायर वाले जो इस तरह को होते हैं तो उसके 2 वैल्यू होते हैं, एक्स के 2 वैल्यू होंगे। ठीक है, एक अल्फ़ा होगा और बीटा होगा। तो अल्फ़ा या बीटा जो भी होता है तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला रख दोगे। ठीक है, बीटा इसी तरह -b, एक में इसमें प्लस रहेगा तो इसमें माइनस रहेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर बाई माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है बेटा, तो इसमें जो पॉजिटिव आएगा अल्फ़ा बीटा में से वही उसका असली आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 charges small q large q plus 4q placed straight line or length 0 L/2 or L respectively, one of another. The order to make net force on q 0, the charge q must be equal to। ये भी क्वेश्चन, यहाँ पे q रखा है, यहाँ पे q रखा है और यहाँ पे 4q रखा है। ठीक, ये L/2 है और ये L है, मतलब ये 0 है, ये L/2 पे है, L पे है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, L हो गया, और ये बीच वाला डिस्टेंस L/2 हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं कि इस पे नेट फोर्स 0 करना है, तो Q की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल Q की। तो इस पे नेट फोर्स जितने चार्ज हैं अगल बगल वो लगाएंगे, एक ये है एक ये है, तो पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा KQ बाय L/2 का स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या हो जाएगा Q इंटू 4Q बटे L का स्क्वायर। नेट फोर्स 0 का मतलब दोनों का 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखो तो इसको करो, KQ बाई L स्क्वायर, और ये 4 ऊपर आ गया, इधर K4Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, सॉरी प्लस, ये दोनों 0 होना चाहिए। तो इसमें से कॉमन क्या क्या आएगा, K बाहर आ जाएगा, Q बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, L स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, इसमें कैपिटल Q, ठीक, प्लस इसमें से अगर देखें तो स्मॉल Q, कैपिटल Q और स्मॉल Q। ओके, और इतना इज इक्वल टू 0, तो यानी कि कैपिटल Q प्लस स्मॉल Q, ये बराबर करें तो ये सब भी उधर जाएगा, तो 0 बाई KQ 4 बाई L स्क्वायर, ये भी 0 ही हुआ। तो यहाँ से Q प्लस Q इज इक्वल टू 0 हुआ, तो Q इज इक्वल टू माइनस Q हुआ।
ये फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हो गया? फाइनल आंसर। तो आंसर क्या हो गया? -q। ओके, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो। टू पार्टिकल इक्वल masses and charge are placed at a distance 16, they do not experience any force, the value of q by m। मतलब दो चार्ज रखे हैं q1 q2, एक मतलब q ही है, q1 q2 नहीं है, सेम चार्ज है और सेम मास है q, मास भी m। तो यार इनका डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स ज़ीरो है। तो नेट फोर्स ज़ीरो है तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो Fg अगर हम बोलें तो क्या हो जाएगा? कैपिटल G m1 m2 मतलब m² बाय r²। और इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 मतलब q² बाय r²। ठीक, तो नेट फोर्स जीरो है, जीरो का मतलब यानी कि हम यहाँ पे लिखें Fg इज इक्वल टू Fe, यही तो Fg इक्वल टू Fg। तो क्या हो जाएगा? Fg क्या हो गया? G m² बाय r² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q² बाय r²। r² से r² कट जाएगा तो यहाँ पे हम अगर देखें तो क्या आ जाएगा बेटा? q² बाय m² बराबर करोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? g इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो q बाई m पूछा है तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा √4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू g। ये यूनिवर्सल वाला जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया। समझ गए? 15 वाला क्वेश्चन देखो। 15 वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेज ए एंड बी शोन इन फिगर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे एक चार्ज ए है, एक चार्ज बी है, तो लाइन देख के आप बताओ कि कौन सा चार्ज सही है। अब ऑप्शन है ए इज पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, और कौन ज़्यादा है कौन कम है। अब पहली बात तो देखो, जहाँ से चार्ज दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएंगे, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जा रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब कंफर्म है ये पॉजिटिव होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही हैं, इधर से भी अंदर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। तो इसमें जो है बोथ ये वाला और ये सी डी तो गायब हो गए, ए नेगेटिव ये भी गायब हो गया, तो ए पॉजिटिव हो गया। अब ए इज मोर देन बी, क्यों? यहाँ पे देखिए ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं, ज़्यादा 3 और इधर पे 2 आ रहे हैं। ठीक, तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, तो मतलब वहाँ का चार्ज भी ज़्यादा होगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा है? ठीक है बेटा, तो अभी कितना टाइम हो गया? चलो 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड along x axis at the origin at point P, distance 20 cm from origin, that OP makes angle pi/3 with the x axis. If the electric field at P makes angle theta, if the electric field at P उस पॉइंट पे makes theta with the x axis के साथ थीटा एंगल बनाता है, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब ये फार्मूला आपको याद होगा डाइपोल का,
तब तो कर लोगे, नहीं याद होगा तो। डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल का डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, दोनों चार्ज की वजह से कुछ ऐसे और ऐसे रहता है जिसका डायरेक्शन ये आता है। तो ये इसका ये जो थीटा बनाएगा, ये थीटा जो होता है वो थीटा के लिए फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, या इसको अल्फ़ा बोलते हैं। अगर ये अल्फ़ा है तो उसके लिए फार्मूला क्या बताते थे बेटा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये याद रहे कि ये अल्फ़ा जो है यहाँ का एंगल है, ये जो R जा रहा है, R और E के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो नेट इधर आया तो R और E के बीच का ये अल्फ़ा है। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ से एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक, तो ये जो है देखो ओरिजिन है -q प्लस q, ठीक। कोई पॉइंट P है तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे कहीं जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से x एक्सिस से एंगल जो बना रहा है वो थीटा बना रहा है, और ये एंगल जो दिया है वो क्या है बेटा, पाई/3, ठीक है। तो इसमें जो है, अब ये R वाला एंगल देखें अगर हम, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ठीक। तो मतलब यहाँ से एक तरह से ऐसे देखें, ऐसे लाइन, ये पैरेलल लाइन होता है तो ये अल्फ़ा होता, और यहाँ से यहाँ तक पूरा थीटा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थीटा है, ओके। तो सॉरी, ये अल्फ़ा है, ये देखो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, और यहाँ खाली ये वाला क्या है, पाई/3 है, और ये पूरा क्या है, थीटा है जो इसने दिया है। यानी थीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा प्लस पाई/3, ठीक, अल्फ़ा प्लस पाई/3, यही तो। और हमें ये पता है कि ये जो पाई/3 वाला है एंगल, ये वाला एंगल है, इसमें और अल्फ़ा में क्या रिलेशन है, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan पाई/3, ठीक। तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे अब रख दो, तो यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे बेटा क्या, tan पाई/3 मतलब 180/3 मतलब 60। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू 1/√3, ठीक, 1/√3। tan 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3, सॉरी √3। तो यहाँ पे ये हाफ, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ tan ये थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, tan अल्फ़ा की जगह पे क्या, तो क्या हो गया हाफ, और tan पाई/3 का मतलब 1/√3 tan 60। tan 60 क्या होता है, sin 60/cos 60, sin 60 √3/2 बटे cos 1/2, √3 सॉरी। तो tan 60 क्या हो गया, ये समझ में आया कि बेटा कि नहीं, ये समझ में आ रहा है आपको। देखो हमें ये पता है कि ये जो होता है, ये अगर थीटा होता है, ठीक है, ये देखो, और ये अल्फ़ा होता है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, tan
अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। यहाँ थीटा की जगह π/3 दिया है, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा बराबर करें तो 1/2 tan 60। tan 60 का मतलब 1/2 इंटू √3। ठीक, तो √3/2 आ गया, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, √3/2। ओके, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर करेंगे तो क्या हो गया, tan इनवर्स, ठीक है, √3/2, ये अल्फ़ा हो गया। और यहाँ पे देखो अल्फ़ा, खाली ये अल्फ़ा है और खाली ये π/3 है, और ये दोनों को मिला के थीटा है, और इसी थीटा को बताना है, तो थीटा बराबर क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस π/3। अल्फ़ा हम निकाल लिए, कितना आया, tan इनवर्स √3/2, ठीक, प्लस π/3। तो ये फाइनली हमारा थीटा हो गया, ये फाइनली हमारा क्या हो गया, थीटा। ओके बेटा, ठीक, क्या आ गया यार, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, ये आंसर क्या हो गया इसका, π/3 प्लस tan इनवर्स। समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट वोट नहीं होना चाहिए बेटा। फिर अगला क्वेश्चन, ये 20 वाला अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला अभी नहीं बताए हैं। पोटेंशियल बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल एक जगह से दूसरे जगह जाने, अगर बदलता है तो कोई चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर वर्क डन कितना होता है। 23, ठीक है, 23, 24, 5। अभी क्वेश्चन तो हैं, काफ़ी हैं, तो हम ऐसा करते हैं बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 23 इसको हम मार्क कर दे रहे हैं, 20C से अब 23 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो बेटा कि जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन ही आपका हथियार हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो छूट रहे हैं उसको भी आप करिए, और मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट उसमें किसी में वीडियो में मैं आंसर सबका दे दूँगा, आपको सबका आंसर दे दूँगा, तो आपको जो है आंसर आप मैच कर सकते हो। ओके, तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसको लगाने में कुछ नई चीज़ें भी और निकल के आती हैं जो यहीं पे हम बताते हैं, क्योंकि थ्योरी में शायद सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो कुछ चीज़ें आती हैं, नई नई चीज़ें जो क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आती हैं। इसलिए आप क्वेश्चन वाला पार्ट कभी मिस ना करिए। ओके बेटा, क्वेश्चन वाला आप मिस करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो हम अब नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन से आगे। और आज हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए, ढेर सारे क्वेश्चन किए, और होपफुली आगे भी इस तरह से करेंगे। तो आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, कोई वो हो, तो कमेंट ज़रूर करिए, कुछ बताइए कि हाँ ये परेशानी है, तो हम उसका सलूशन निकालेंगे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, एंजॉय करिए।